हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ क्लास एसएसटी का। हिंदी मीडियम में सपोर्टिव मटेरियल अगर आपके पास है तो वो 3 नंबर का है और इंग्लिश मीडियम में वो 2 नंबर। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं हमें कितना आता है। तो पहला क्वेश्चन है कि डैश वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस इन 1794। तो आपको बताना 1794 में फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी। तो हम सबको पता है कि 1794 में कौन सी थी, लिवरे थी। और आप देखते रहना आपके कितना सही निकलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको सही मैचिंग करनी है, मतलब 4 में से 3 गलत दे रखे हैं, आपको एक सही बताना है। तो देखिए आपको पता लगाना इनमें से कौन सा सही है। देखो आपको ना ये करने से फायदा नहीं मिलने वाला इंग्लिश में भी, मतलब आपको मैं ज्यादा फायदा दूंगा ना। जैसे ये दे रखा है तो आपके पास बुक भी ओपन होनी चाहिए जब आप सैम्पल पे कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए वो किस चैप्टर से है। ये देखो, ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से ये रिपीट हो रहा है, इस बार पता नहीं आया ना है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। ये देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, ये है ना। तो इसने बोला कौन सा यहाँ पर सही है, तो बहुत ही आसान था, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ गया। ये देखो यहाँ पर कहाँ है माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले दे रखा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है, नेपाल में। और भारत का कौन सा है, कंचनजंगा। ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजों की तैयारी किया करो। अब जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन खोल लिया तो आप उसके आसपास की चीजें भी नजर मार लो ना, कि जैसे भारत की भौगोलिक वितरण कौन सा है, मतलब जो फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का वो कैसा है। तो देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 है। पहला हिमालय हो गया, इसके 3 पार्ट होते हैं, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। ठीक है ना, एक ग्लेशियर के रूप में होता है, एक हिमाचल हो गया और शिवालिक हो गया। और उत्तरी मैदान में आप 3 नदी याद कर लो कौन कौन सी मेन है, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, गंगा हो गई। प्रायद्वीप में कौन से जो पठार होते हैं, इसमें आपको पश्चिम घाट पूर्वी घाट अच्छे से पता होना चाहिए। फिर भारत के मरुस्थल जो रेगिस्तान है राजस्थान वगैरह में। तटीय मैदान जो समुद्र, जो हमारा इंडिया है ना, जो हमारा ये इंडिया है, तो इसकी इंडिया की बाउंड्री में ये सारे जो राज्य आते हैं वो सभी तटीय कहलाते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद कौन है, आइलैंड जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। तो चार से और से पानी से कौन से घिरे हैं, आपको पता होना चाहिए। एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती है। कैसे बना, अगर पूछेगा लक्षद्वीप कैसे बना, तो प्रवाल नामक जो द्वीप वो थे ना जीव, तो वो वहां पे उनकी जो अवशेष थे ना, जो उनके फोसिल थे वो जमा होते गए तो फिर वो लक्षद्वीप बन गया, मतलब हजारों करोड़ों साल पहले। तो इस तरीके से बने। चलो अब आगे आ जाओ, ज्यादा ही हो गया इसमें ना। चलो करना तो रिवीजन ही है ना। चलो अब जब ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी में कौन आता है, प्राइमरी में अब जैसे प्राइमरी आ गया तो आप केवल इस प्राइमरी के बारे में मत सोचो, आप सोचो कि और कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीन ही तो होती है, यस या नो। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक कौन सी, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी है, कृषि से जुड़ी हुई है। सेकेंडरी जिसमें उद्योग आ जाते हैं, मतलब इंडस्ट्री आ जाती है। और टर्शरी कौन सी होती है, जो सर्विस सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें और क्या आता है, जैसे आप कोई खाने खोद रहा है, सोना तांबा चांदी में काम कर रहा है, तो वो प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में जैसे आप गन्ने से चीनी बना रहे हैं, कपास से कपड़ा बना रहे हैं, वो आएगा। और टर्शरी में क्या आएगा, तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, कोई इंश्योरेंस का काम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह चला रहा है, तो ये सब तृतीय में आएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे करो, जैसे अगर 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करो ना, उसके आसपास की चीजें पता लगा लो, आप बहुत अच्छे नंबर वैसे ले आओगे। ठीक है ना। ये देखो अब फटाफट बताओ इसमें कौन सा है, प्राइमरी पूछा है, अब अपने आप बता दोगे एग्रीकल्चर है। मैन्युफैक्चरिंग किस में आएगी, सेकेंडरी में आएगी। कम्युनिकेशन किस में आएगा, टर्शरी में आएगा। बैंकिंग किस में आएगा, टर्शरी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में देख लो, ये किस में आएगा, तृतीय में आएगा, थर्ड में। ये किस में आएगा, थर्ड में। ये किस में आएगा, सेकंड में। ये इसमें आएगा, फर्स्ट में। मान लो इसी को क्वेश्चन को घुमा के आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, तो आप 1 पॉइंट लिख दो, ये तो पक्का नंबर हो गया ना आपका। ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे, तो नवाज शरीफ है, मोहम्मद आसिफ है, जनरल नियाजी, परवेज मुशर्रफ है, कौन है। अब जैसे पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको पता है कि ये पॉलिटिकल का टॉपिक है ना। तो हम यहाँ शुरू में क्या देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ के रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है, और इन्होंने जो अपना संविधान वगैरह बदला वो लीगल फ्रेमवर्क की वजह से बदला, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसी के जैसे अगर आप एक चीज कर रहे हैं ना, उसके आसपास की थोड़ी थोड़ी चीजें आप वो भी करते चले जाओ, है ना। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये कब हुआ, अगस्त 2002 में पाकिस्तान ने संविधान को बदल लिया। ठीक है, अगर पूछेगा कि
पाकिस्तान ने अपना संविधान किसके तहत बदला? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत बदल दिया। ठीक है, समझ इस तरीके से। और जनमत संग्रह कराकर अपने आप को 5 साल के लिए इसने बढ़ा लिया। किसने? या किसने राष्ट्रपति बना लिया अपने को, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी घोषित कर दिया अपने आपने। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है जनरल परवेज मुशर्रफ की। ठीक है, किसकी बात चल रही है? जनरल मुशर्रफ, या परवेज मुशर्रफ पूरा बोल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? ये रहा। तो ऐसे स्टडी करने में मजा आता है, और ऐसे आप करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कब टाइम बीत गया। ठीक है, आप 1 घंटा 2 घंटा कभी मत देखो ऐसे पढ़ाई करते वक्त। फिर ये कह रहा है ग्रोइंग मोर देन 1 crop ऑन सेम पीस ऑफ द लैंड। ये कह रहा है एक ही जमीन पर जब एक से ज्यादा अगर हम फसल उगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, जब एक से ज्यादा फसल उगाते हैं। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे। ये कह रहा है लोकतंत्र का समर्थन। अब जैसे लोकतंत्र के बारे में पूछा है तो आपको लोकतंत्र के बारे में सारी बातें पता होना चाहिए। तो क्या होती है लोकतंत्र के बारे में सारी बातें? तो देखो ये लोकतंत्र के बारे में सारी बातें लिखी है। देखो लोकतंत्र की सारी बातें क्या है? एक व्यक्ति एक वोट देता है, मतलब हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर होती है, कानून का राज होता है। ठीक है, लॉ का रूल चलेगा। ठीक है, और इसमें बस अभी इसमें इतना बहुत है। तो और देखो क्या दे रखा है इसमें, उपरोक्त सभी लिखा है। और देखो एक व्यक्ति एक वोट है, हाँ, और कानून का राज है, हाँ, और प्रमुख फैसले नेताओं द्वारा लिए जाते हैं जो चुने जाते हैं। हाँ है ना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आ गया। ज्यादातर उपरोक्त सभी वाला आंसर ठीक हो जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी की फीचर बताओ या विशेषता बताओ, तो ये चीज बताओगे कि एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें लॉ का रूल चलता है, इसमें जो पर्सन लोगों ने चुने हैं वो लोगों के लिए फैसले लेते हैं, बस। और बता दोगे, इसमें गरीब व्यक्ति भी ऊंचे पद पर जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा अंत्योदय अन्न योजना, या अंत्योदय या अन्नपूर्णा योजना, वो किससे जुड़ी हुई है? अन्नपूर्णा, अन्न खाने से जुड़ी है, तो फूड आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या आ गया? भोजन वाली। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो किस लिए है? किस लिए बनाया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल? ये बनाया गया मानवाधिकार के लिए। किसके लिए बनाया गया? मानव के अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया ये। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। ये कह रहा है कौन सा उत्पादन का कारक है, मतलब प्रोडक्शन के लिए कौन जरूरी है? भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, तो सारे के सारे चाहिए। ठीक है ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज हमें सब चाहिए होते हैं। ठीक है, ये इसका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछेगा कि उत्पादन के लिए प्राइमरी क्या चाहिए, सबसे मेन चीज क्या चाहिए, ये पूछेगा तो फिर लैंड पे टिक करते, फिर उपरोक्त सभी नहीं दिया होता। अब ब्लडी संडे के बारे में बताओ, ब्लडी संडे की घटना कहाँ घटी? रूस में घटी। अगर आपसे इसके बारे में पूछे कि ब्लडी संडे के बारे में बताओ, तो आप बता दो कि ब्लडी संडे इस दिन जो है ना लगभग 100 लोग मर गए थे, 300 लोग के आसपास घायल हो गए थे। चार निकोलस से मिलने आ रहे थे, तो चार निकोलस ने अपनी आर्मी से ऑर्डर दिया कि इनको मार दो। उस दिन संडे का दिन था, और संडे वाले दिन बहुत से लोग मारे गए, इसलिए इसका नाम खूनी रविवार पड़ गया, ब्लडी संडे पड़ गया। आगे सुनो। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट फूड इनसिक्योर। बताओ कौन इनमें से फूड को लेकर उसको कोई खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है? बताओ किस वर्ग को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है? बताओ, निर्धन रेखा से ऊपर वाले लोगों को, नीचे रहने वाले लोगों को, जो गरीबों में गरीब है, जो खाना बदोश है। बताओ किसको खाने पीने की दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन समझो, किसको नहीं है? भाई जो गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे हैं उनको दिक्कत ही नहीं है। और पहली बात, तीन बातें तो सेम है, एक ही बात तो अलग है, तो क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, पता नोमैडिक कौन होते हैं? जो एक जगह पे नहीं रहते, जो स्थान बदल बदल के खेती बाड़ी करते हैं और इधर उधर जाते रहते हैं। अब वो बेचारे गरीबी का सामना बहुत करते हैं। ठीक है, न्यायपालिका के संबंध में कौन सी बात गलत लिखी है? बताओ। जो हमारे, अब देखो न्यायपालिका आ गया, जुडिशरी आ गई, तो आपको जुडिशरी का पता होना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी जुडिशरी का सबसे पहला पिलर कौन सा है, सबसे बड़ी कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको हिंदी में उच्चतर न्यायालय बोलते हैं। उच्चतर, उच्च न्यायालय नहीं बोलते, उच्चतर न्यायालय बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और कितनी है? एक है। दूसरी होती है हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कितनी है इस समय? इंडिया में 25 है। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये पूछ रहे कौन सी बात न्यायालय के बारे में गलत है। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि सरकार के कितने अंग होते हैं, जो गवर्नमेंट है ना हमारी, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें। देखो यहाँ देखते रहना है ना, इंग्लिश में भी देखते रहना। तो गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक जुडिशरी और एक एग्जीक्यूटिव। ठीक है, याद करने का तरीका जेल। ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। अब तीनों करती क्या है? हिंदी में क्या होता है? लेजिस्लेटिव को बोलते हैं विधायिका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा मैं, इतना नहीं लिख सकता। ठीक है ना, और जुडिशरी में होता है न्यायपालिका, और एग्जीक्यूटिव में होता है कार्यपालिका। अब तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तीनों करते क्या है।
तीनों के कार्य पता होने चाहिए। कानून कौन बनाता है? कानून बनाने का काम करते हैं विधायिका, लेजिस्लेटिव, ठीक है, और लागू कौन करती है? एग्जीक्यूटिव। और जब कानून बन गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा? जैसे कोई रोड को क्रॉस करते रेड लाइट में, तो उसको सजा कौन देगा ताकि लोग उस कानून को माने? तो कौन कर रहा है? जुडिशरी, पुलिस वाले के थ्रू कर रही है। तो जुडिशरी क्या करती है? कानून की रक्षा करती है। तो तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाओ न्यायपालिका के बारे में कौन सी बात करें, देखिए। देखो, अगर संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, यही बात गलत देखिए, क्योंकि तीनों स्वतंत्र होते हैं। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, बिल्कुल ठीक है भाई, तीनों आजाद होते हैं, तो तीनों पार्ट आजाद होते हैं। ये कह रहा अगर किसी न्याय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है, ये भी ठीक है। ये गलत है भाई। देखो, तीनों स्वतंत्र, कोई भी फैसला ले सकता है, लेकिन जब उसको चैलेंज मिलेगा किसी और जगह तो फिर उसके ऊपर सुनवाई होगी। बिना सोच समझे उठते हुए आ बैल मुझे मार, ऐसे पंगेबाजी नहीं होती यहाँ पे। नहीं समझ आई? ठीक है, अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, इंग्लिश में आपने देख लिया, इंग्लिश में भी समझ जाओगे, थोड़ा कोऑपरेट करना है ना, इस तरीके से। अप्रूवल नहीं चाहिए सब, बाकी ये सारे के सारे काम है। अगर आपसे, देखो अब सुनो मेरी बात, अगर आपसे पूछे कि न्यायपालिका की क्या काम है तो आप ये बता दोगे। जैसे जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए अगर न्यायपालिका को लगता है आवाज उठानी है तो न्यायपालिका उसके ऊपर आदेश जारी कर सकती है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसे बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका ऐसी याचिका जो जनता के हित के लिए जारी की जाती है उसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटर लिटिगेशन ऐसा लिटिगेशन जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, जुडिशरी में अप्लाई किया जाता है, उसे हम पब्लिक इंटर लिटिगेशन कहते हैं। क्योंकि पता क्या होता है, गरीब लोग होते हैं ना, वो कोर्ट में जा नहीं सकते, तो उनके लिए अगर कोई व्यक्ति चला गया कि भाई इनकी आवाज उठाने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए, उसे हम पीआईएल बोलते हैं। जैसे मान लो दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा, तो अब गरीब व्यक्ति उसे सहन किए जा रहे हैं, तो उसकी उन गरीब लोगों की वजह से की मदद करने के लिए कोई जाके बोले भाई देखो इतना पोल्यूशन हो रहा है, गरीब लोग तो ऐसे तब जाएंगे पिस जाएंगे, इनके लिए तो कुछ करो। तो न्यायालय ने फिर आदेश जारी कर दिया कि भाई पोल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाए जाए, तो ये पीआईएल होते हैं। देखो, लिखना सीखना आपको, बच्चे ना लिखते नहीं है, लिखो, अपने आप को एक्सपेंड करो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ये कह रहा रमेश ने स्नातक तक की पढ़ाई की है, वाह, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। ओहो, बताइए वे किस प्रकार की बेरोजगारी को? देखो, अगर मैं एजुकेशन गेट कर ली और एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिली तो उसे शिक्षित बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसे? शिक्षित बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का आ गया तो हमें केवल इसको यहाँ तक लिमिट नहीं रखना। अब अनएम्प्लॉयमेंट आया तो थोड़ा बहुत और इसको पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, बोले कि अगर कोई व्यक्ति अवेलेबल वेज रेट पे काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, वर्क नहीं मिलता, द पर्सन इज रेडी टू डू वर्क ऑन अवेलेबल वेज रेट बट ही डजंट गेट द वर्क, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, उससे हम बेरोजगारी कहते हैं। अब बेरोजगारी दो प्रकार की है, एक हो गई ग्रामीण, दूसरी हो गई शहरी। ठीक है, एक हो गई ग्रामीण, एक दूसरी हो गई शहरी। तो गांव में कौन सी बेरोजगारी होती है? एक हो गई रूरल, दूसरी होगी अर्बन। देखिए, अगर आपसे पूछेगा ग्रामीण के बारे में तो ग्रामीण में दो प्रकार की होती है, एक होती है मौसमी, दूसरी होती है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का दूसरा नाम होता है छुपी हुई बेरोजगारी। तो मौसमी मतलब जब साल के कुछ महीनों में काम मिलता है बाकी महीने काम नहीं मिलता, उसे मौसमी कहते हैं। प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई, जब जितनी जरूरत होती है उससे जब ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं उसे हम छुपी हुई प्रच्छन्न कहते हैं। मान लो एक मशीन में 10 जनों की जरूरत है, 12 जने काम कर रहे हैं, 2 जने फालतू हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। लिखना सीखो, जितना लिख सकते हो लिखो, एग्जाम में रुकना मत, पैसेज भी आएंगी और मैप भी आएगा। मैप वही आता है रिपीटेड, मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। ठीक है, मैप ऐसी स्टार्टर क्लास में लिख देना। ठीक है, और अर्बन में कौन सी होती है? तुम्हारे कोर्स में अर्बन के बारे में इतना नहीं दे रखा। अर्बन अगर आ भी जाए तो फिर लिख देना शहरी में शिक्षित बेरोजगारी होती है, एक व्यक्ति ने जो शिक्षा ग्रहण करी है वो उतनी नौकरी वो कर नहीं पाता, रेडी लगा के बैठा है या बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? शिक्षित में आ जाएगा। ठीक है ना, और भी होता है इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, मेरे हिसाब से नहीं है, कहने दो। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, इस बार ऐसे क्वेश्चन आने के चांस हैं। ये कह रहा है टोटल पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है, और ये कह रहा है कि टोटल लिव जो है गांव में 20 लोग रहे हैं, तो ये कह रहा है बर्थ रेट निकालो। देखो, बर्थ रेट 1000 के हिसाब से निकलता है,
बर्थ रेट। अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। 5,000 जो है ना, 5,000 पर 20 है, तो 1,000 पर कितने होंगे? आप खुद सोचो, 5,000 में जो 1,000 है वो 5वां हिस्सा है, तो इसे 5 से भाग कर दो, 4 आ गए। ठीक है, तो 4 होंगे, 1,000 में 4, तो 4 आंसर आ गए। इसे बर्थ रेट निकालने का तरीका। अगर कोई, अब आप जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि जन्म दर किसे कहते हैं। ठीक है, बर्थ रेट किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं? बोलोगे जब 1,000 लोगों में, ठीक है, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, उसे जन्म दर बोलते हैं एक वर्ष में। ठीक है, बर्थ रेट। अगर 1,000 जो पीपल है ना, उसमें कितने जो चाइल्ड है वो बोर्न हुए हैं 1 ईयर में, उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। ऐसे डेथ रेट आ जाए तो 1,000 में कितने जो है बच्चे मर, या बड़े कोई भी मर सकता है, तो डेथ हुई है, उसे हम बोलेंगे डेथ रेट। और अगर आ जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर आ जाए, तो 1,000 बच्चों में जो 1 साल से छोटे हैं वो कितने मर गए हैं, 1 साल से छोटे बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट पार्टी ऑफ रशिया। ये कह रहा है रशिया की कौन सी पार्टी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको रशिया वाला जो चैप्टर सेकंड, उसकी पूरी वीडियो अच्छे से प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, वैसे बोल्शेविक पार्टी, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो आपको सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के मैंने बना के दे दिए वीडियो, सैम्पल में भी बहुत सारी वीडियो दे रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखना, सारी मिल जाएंगी। फिर ये कह रहा है, ये तो हो गया बोल्शेविक पार्टी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कौन सा पार्ट नहीं होता इसमें से? देखिए, हमारे पास तो सारी बुक अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो ये देखो, ये चैप्टर ना फोर्थ है ना, तो फोर्थ में ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी रिपीटेड हुआ है। ये जो मंत्री परिषद है, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। तो आप बताओ कौन सा इसमें नहीं है? ये कैबिनेट भी है, मिनिस्टर स्टेट ऑफ विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी है, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता इसका, तो डी आंसर आगे से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अब ये वाला नहीं होता। अब सुनो, जैसे क्वेश्चन आ ही गया, मान लो अब आ ही गया, हमने देख लिया, तो अब इससे जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पूछ सकता है कि जो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दोनों में क्या फर्क है? तो आप बोलोगे कैबिनेट मिनिस्टर थोड़े से हैं, जबकि काउंसिल मिनिस्टर का पार्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसी को घुमा के पूछ ले आपसे, है ना, इस तरीके से आप बता देना। जैसे इसमें कितने सदस्य, इसमें तकरीबन 25 मंत्री होते हैं। अभी आ ही गया, तो हम प्रधानमंत्री की अधिकार या शक्तियां लिखे हैं। देखो, अधिकार लिखा आ जाए, शक्तियां लिखा जाए, कार्य लिखा आ जाए, बात एक ही है। मैं लिख नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ना। तो शक्ति आ जाए, अधिकार आ जाए, कार्य आ जाए, तो आप क्या बताओगे प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं? तो सिंपल सिंपल तो पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक चेन का काम करता है, गवर्नमेंट और जो जनरल पीपल है उनके बीच में। प्रधानमंत्री पॉलिसियां बनाता है, नीतियां बनाता है। प्रधानमंत्री जो होता है, देश के अंदर कौन कुछ समस्या है उनको हल करने के लिए अनेक प्रकार के नियम, कायदे, कानून वगैरह बनाने में मदद करता है। प्रधानमंत्री विदेशी जो मामले होते हैं उनको हल करने में मदद करता है। प्रधानमंत्री विदेशी जितने भी देश है उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करता है, उनसे देश को किस प्रकार से आगे ले जाना है उस प्रकार की कार्यविधि करता है। मैंने आपको प्रधानमंत्री की बता दिया, ऐसी अब राष्ट्रपति की भी पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे सुनो। ये कह रहा है मानव पूंजी किसे कहते हैं। देखो, एक मनुष्य, मतलब ह्यूमन कैपिटल की बात पूछ रहा है। पता है किसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल? एक ह्यूमन को तब कैपिटल माना जाएगा जब उसके अंदर स्किल हो, उसके अंदर नॉलेज हो, उसके अंदर हेल्थ हो, उसमें एजुकेटेड हो, और वो इकोनॉमिकल जो है ना, वो मतलब पैसे कमा रहा हो, उसे हम बोलेंगे। तो आप बताओ इनमें से कौन सी फीचर है जो इसमें दे रखी है? ठीक है, ये रहा, जिसमें ज्ञान और कौशल, मेन क्या चीज चाहिए? नॉलेज और स्किल चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। ये कह रहा अगर हमें संविधान में संशोधन करना है, पता बच्चों, संविधान में या कानून में संशोधन करना होता है तो उसको कौन सी संस्था करती है? कौन सी संस्था करती है? उसे करती है संसद। ठीक है, याद है ना, पार्लियामेंट। पता है संशोधन किसे कहते हैं? जैसे कोई कानून है उसमें अगर हम बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले ये था कि बहुत समय पहले 21 साल जो है ना उम्र होती थी वोट डालने की, बाद में उसे 18 कर देगा, 370 धारा ऐसे खत्म कर दी गई। तो संशोधन किए जाते हैं, कुछ चेंज किए जाते हैं कानून में, तो उसे बोलते हैं क्या करना? उसे बोलते हैं अमेंडमेंट करना। तो वो कौन करेगा? पार्लियामेंट ही कर सकती है। फिर नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्रॉप इज
वाटर, ये कह रहा है, क्या लिख दिया मैं, हिंदी में लिखा है कि गेहूं किस प्रकार की फसल होती है। तो देखो गेहूं है ना, 2 अक्षर वाला नाम है, तो रबी हो गया, ऐसा रख लो। हर किसी में नहीं होता, याद करने का, जैसे रबी है ना, रबी में गेहूं, जौ, चना, इस तरीके से आता है। और जो जायद की फसल होती है ना, उसमें बेल वाली आती है, बेल वाली, जैसे कुकुम्बर हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया। खरीफ में कौन आएगा, चावल आएगा। ये कब उगाया जाता है, बारिश में। ये कब उगाया जाता है, सर्दी में। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो गेहूं आंसर इसका सी है, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो आपसे जैसे रबी और खरीफ में अंतर पूछेगा तब भी आप बता दोगे, हाँ या ना, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 21 है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था। मतलब कौन, पता है समाजवादी क्या होता है, जो समाज के सभी लोगों के लिए काम करने की बात करती है। ये कहते हैं कि अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो, ठीक है। तो कौन इसमें से नहीं था, तो जार, जार कभी ऐसा चाहता नहीं था, जार निकोलस, सेकंड चैप्टर ना, उसमें आप पढ़ना, ठीक है। इस तरीके देखो मैंने आपको एमसीक्यू के थ्रू बहुत कुछ बताया, ठीक है। तो आप ऐसी और अच्छे से अपनी तैयारी करो, और मेरी जो मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी है उनको आप देख लो, ठीक है। तो लोकतंत्र के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, गैर लोकतंत्र, लोकतंत्र में के उदाहरण कौन से, गरीबी को दूर करने के कौन कौन से उपाय होते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप देखो, इनको पढ़ो। और देखो पेपर ही बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। फिर पैसेज आएगी, ठीक है। ये देखो कौन सी सेक्शन में, आपका अड़ा ई में, ठीक है। इनको पढ़ के आपको देने हैं। तो पैसेज तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। ये देखो पैसेज कितनी आई है, देख लो, 3 यहाँ पर दिखा रखे। फिर मैप वर्क है, ठीक है। मित्र राष्ट्रीय और ध्रुव राष्ट्रीय वाला ये आने ही आना मैप। तो ये देखो, ये जो मैप के लिए ना, ये आप याद कर लो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, नहीं ये थर्ड, थर्ड में देखो, ये आप दोनों अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। देखो कौन मित्र राष्ट्र में कौन है, और केंद्र शक्ति में कौन है, मित्र शक्ति में कौन है, और केंद्र शक्ति में कौन है, ये देखो इंग्लिश में, ठीक है। और ये वर्साई की संधि क्या थी, ठीक है। ये चलो, ये मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो लाने की, ठीक है। चलो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही है। खूब मन लगा के पढ़ाई करो, मैंने गाइडेंस दे सकता हूँ, बाकी मेहनत आपको करनी होती है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।